हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो क्या जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है? इस वीडियो में रेंटल इनकम पे जीएसटी कब चार्ज करना पड़ता है और जो पर्सन विच मीन्स कि टेनेंट जो आपको किराया दे रहा है, रेंट आपको पे कर रहा है, वो आईटीसी कब क्लेम कर सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी लॉ के अनुसार रेंटल इनकम पे जीएसटी चार्ज करने के लिए प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है वो आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यदि आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपने उस प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन को किराए पे दिया है जो कि उसको सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस केस में आप भले ही प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन आपको वहां पे जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यदि हम रहने के पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन उसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हम किसी ऐसे पर्सन को किराए पे देते हैं जो कि अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करता है या फिर कोई बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस केस में यदि आपकी रेंटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है और आपको उस रेंटल इनकम पे जो टेनेंट है जो कि ऑफिस के लिए और बिजनेस के लिए आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है, उससे आपको जीएसटी कलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो होती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही कंस्ट्रक्ट कराते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह आप देख सकते हैं या फिर आप होटल्स वगैरह देख सकते हैं, गेस्ट हाउस हो गया, होम स्टे का बिजनेस हो गया, रियल इस्टेट का बिजनेस हो गया। दोस्तों, रियल इस्टेट में भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो होता है कि आपने फ्लैट्स वगैरह बनाए, अपार्टमेंट वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, इसको आप रीसेल कर देते हैं, तो वो एक दूसरा सिचुएशन होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए या लीजिंग पर्पस के लिए या लाइसेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यदि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग आपकी है और आपने उसको होटल के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, होम स्टे या रियल इस्टेट, शॉपिंग मॉल के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आप यदि किसी को किराए पे दे रहे हैं, तो इस केस में आपको जीएसटी कलेक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल में क्या होगा कि आपने कोई भी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कराई है जो कि आपने किसी कंपनी को किराए पे दे रखा है, वो कंपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर उसमें कुछ और बिजनेस वगैरह करती है या वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल करती है या फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसी जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है उस केस में आपको जब भी आप अपनी रेंट जब कलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी लगाना वहां पे जरूरी हो जाता है, उस कंपनी से जीएसटी कलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी हमें कब चार्ज करना जरूरी है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमें कब कराना जरूरी है। यदि हमारी रेंटल इनकम एक साल में 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और जो भी रेंटल इनकम हम कलेक्ट करेंगे उस पर जीएसटी हमें कलेक्ट करना जरूरी है। जीएसटी जो कलेक्ट आप करेंगे वो 18% के रेट से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेंटल इनकम के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को यदि किराए पे दे रहे हैं तो वो ये दोस्तों एक जीएसटी लॉ में सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में ही आता है। तो जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ये 2 रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है कि आपको ये जीएसटी रिटर्न कब फाइल करना है। तो देखिए 2 तरीका होता है। एक तो होता है मंथली, यदि आप मंथली करना चाहते हैं तो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। क्वार्टरली का भी ऑप्शन होता है कि आप एक साथ एक क्वार्टर का यानी 3 महीने का रिटर्न एक साथ भी फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि जो टेनेंट, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, जो कि आपके प्रॉपर्टी को किराए पे ले रखी है, अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो क्या उसे रेंटल पेमेंट पे आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रेंटल इनकम पे किस तरीके से मिलता है। सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं लैंडलॉर्ड की सिचुएशन, जिसकी की प्रॉपर्टी है, जो कि जिसने किराए पे दे रखा है। तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी को या तो वो कंस्ट्रक्ट कराया होगा, कंस्ट्रक्शन में उसमें मटेरियल्स वगैरह लगाए होंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसने हायर किया होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे काम उसने किए होंगे उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। क्या एक लैंडलॉर्ड आईटीसी क्लेम कर सकता है या नहीं कर? दोस्तों सेक्शन 17(5)D सीजीएसटी एक्ट का ये बोलता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है। जैसे यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो यदि किसी की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा रहा है, तो उस केस में कोई भी आईटीसी उस पर्सन को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि यदि वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, या फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी दूसरे पर्सन की सर्विसेज को वो हायर करता है और जीएसटी को वो पे करता है, तो वो यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो WCS की वैल्यू यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। तो इन तीन सिचुएशन में वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर किसी और सिचुएशन में कोई मटेरियल वगैरह उसने लगा रखा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस पे उसको कोई भी आईटीसी यहाँ पे क्लेम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी ब्लॉक कर दी गई है। इसका नेक्स्ट है कि इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि कोई एक पर्सन है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को यानी कि कोई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करा रहा है और उसमें वो मटेरियल्स वगैरह यूज कर रहा है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है, जो भी है, पेंट है, ठीक है, और भी ईंटें हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस पर्सन को यहाँ पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है कि प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन होगा तो इस पे आईटीसी मिलेगा। यदि हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन के लिए, तो फिर उस केस में हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज्ड। अब यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 17(5)D में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे जो आईटीसी मिलने वाली थी, उसको वो ब्लॉक कर दिया गया था। सेक्शन 17(5)D के अनुसार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उसमें जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे की सर्विसेज ले रहे हैं, उस पे किसी भी प्रकार के हमें आईटीसी अभी तक ब्लॉक की गई थी। लेकिन दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर निकाला गया है कि यदि हम इस प्रॉपर्टी को रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर लीज पे उस प्रॉपर्टी को हम देते हैं, तो उस केस में जो भी हम इनवर्ड सप्लाईज का यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल उसमें लगा रहे हैं, उस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड if construction of premises satisfies the functionality utility test and is germane to the business। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अवेलेबल होगा, लेकिन तभी होगा व्हेन द सेम इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज सच एज लीजिंग और रेंटिंग। यदि आप रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराई है, तो उसमें जो भी मटेरियल्स आपके लगे हैं, जो भी इनपुट्स लगे हैं, उस पर आपने जीएसटी पे किया है, तो आपको आईटीसी मिलेगी। यदि आप पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उसमें जो भी मटेरियल आपने यूज किया, तो उस पर कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फंक्शनैलिटी टेस्ट है वो ये कहता है कि इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग was essential for carrying out the activity of renting or giving on lease, the building could be held to be planned। तो यदि आपने उस प्रॉपर्टी को इस उद्देश्य के लिए कंस्ट्रक्ट कराया कि उसको आप लीज पे देंगे या रेंट पे देंगे, वो चाहे फिर होटल हो या फिर कोई भी होम स्टे हो, गेस्ट हाउस हो, ठीक है, रियल इस्टेट की जो कंपनियां, उनके लिए काफ़ी बड़ा एक मतलब ये रूलिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट निकल के आया है, इससे रियल इस्टेट कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।
क्योंकि उनके काफ़ी सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हुआ करते थे जो कि वो रेंटल पे ही उठाते थे, लेकिन उनको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मटेरियल पे नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है उनको आईटीसी मिलेगी। तो इसको क्या है, प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। द रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो 17(5)(d) में जो भी रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के केस में जो आईटीसी नहीं मिल रही थी वो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा रहा है रेंटल पर्पस के लिए या लीजिंग पर्पस के लिए, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। बस शर्त यहाँ पे ये है कि यदि आप उस प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस केस में कोई भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेनेंट के लिए और लैंडलॉर्ड दोनों के लिए ही काफी ज्यादा सुविधा है कि आप जो है सामने पार्टी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी को यानी टेनेंट को आईटीसी मिलेगी। और आप यदि लैंडलॉर्ड हैं तो आप भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो भी आपने जीएसटी पे किया हुआ है मटेरियल पे उस पे आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिली है, जो कि इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करते हैं और मटेरियल्स को इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उनको अब आईटीसी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो 4 अक्टूबर को ये रूलिंग्स आई थी और आई होप कि ये चीज़ें अप्लीकेबल हो जाएंगी। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।